Hi everyone, my name is Richa Singh and I welcome you all to this YouTube channel Study Phile IAS. And today we are going to talk about a very important dynasty who is remembered because of their contribution in the field of temple architecture, art and religion. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान डायनेस्टी, एक ऐसे रूलर्स की जिनका जो नाम है वो इतिहास में उनके द्वारा किए हुए आर्किटेक्चर की फील्ड में काम की वजह से याद किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं होयसाला रूलर्स की। होयसाला एरा वाज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड रिलीजन इन साउथ इंडिया। द एम्पायर इज रिमेम्बर्ड टुडे प्राइमरली फॉर दी होयसाला आर्किटेक्चर, और जिसका जीता जागता जो उदाहरण है वो है होयसालेश्वरा टेम्पल जो कि हालेबिडु में है। तो जो होयसाला रूलर्स रहे हैं उन्होंने आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप देखें तो ये होयसालेश्वरा टेम्पल का एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं ये आपका ईस्टर्न एंट्रेंस है होयसालेश्वरा टेम्पल का। अगर आप इसमें ध्यान से दीजिए, इनकी जो इंट्रिकेट कार्विंग्स है वो बहुत अच्छी तरीके से किए गई हैं। जो आप यहाँ पर राइट में देख रहे हैं दैट इज अ ऑर्नामेंटल पिलर। आप देखिए कितना ज्यादा इस पे काम किया गया है। इनके डिजाइन्स जो हैं वो एक यूनिक स्टाइल को रिप्रेजेंट करती हैं, और यही वजह है कि टेम्पल आर्किटेक्चर के फील्ड में हमें एक नया स्टाइल इन रूलर्स ने दिया जिसे हम बोलते हैं होयसाला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। बाकी जो भी अगर हम बाकी एग्जांपल्स देखें तो ये नंदी है, ये जो इनका ये जो आपको स्कल्पचर्स दिख रहा है ये गणेश जी का स्कल्पचर है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे भी स्कल्पचर्स जो दिख रहे हैं जैसे कि केशव टेम्पल का यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। शिव और पार्वती दिखाए गए हैं यहाँ पर। रावण जो है वो उठा रहा है कैलाश पर्वत, वो चीज रिप्रेजेंट की गई है। और ये जो है वीर हनुमान जो है उनको दिखाया गया है। तो हर जो भी आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं उसकी कार्विंग्स को देखिए, और उसके जो ऑर्नामेंटेशन है मेनली उनका ऑर्नामेंटेशन देखिए बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। एक्सट्रीमली फाइन जो इमेज मिलेंगी आपको, एक्सट्रीमली फाइन मिलेंगी, डेलिकेट मिलेंगी। यहाँ पर आपको डिटेल्ड कार्विंग्स देखने को मिलेंगी क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्मूथ क्लोराइड सिस्ट जो है उस पे बनाई गई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो फीचर रहा है वो होयसाला जो रूलर्स रहे हैं उनके द्वारा की गए आर्किटेक्चरल डिजाइन का फीचर्स रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं होयसाला रूलर्स के बारे में, और ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर 1 में मेंशन है, इसलिए हमारे लिए ये पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं कि होयसाला रूलर्स आए कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ से है, इनके फाउंडर कौन है, किस तरीके से इनके एम्पायर की शुरुआत हुई और ये होयसाला नाम कैसे पड़ा। अगर बात करें इनके फाउंडर की तो इनके जो फाउंडर है उनका नाम है साला, और इन्हीं के नाम पे इनके ये जो डायनेस्टी है, ये जो वंश शुरू हुआ, इसका नाम पड़ा होयसाला डायनेस्टी, ठीक है। साला रूलर थे। अब इनके बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। स्टोरी ये है कि बोला जाता है कि जो साला ये पर्सन थे, ये मैन थे, इन्होंने क्या किया था, अपने जैन गुरु को बचाने के लिए टाइगर से लड़ाई की थी और उसको मार दिया था, ठीक है। तो इस तरीके की स्टोरी है। तो इन्होंने टाइगर पे विजय प्राप्त की थी। अब ये स्टोरी आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला कि इन्होंने, क्योंकि एक तरीके की इमेज जो है वो होयसाला रूलर्स ने जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइन्स बनाए हुए हैं वहां पर ऐसा दिखाया गया है कि ये साला रूलर्स हैं और यहाँ पर टाइगर है जिससे उनकी लड़ाई चल रही है। तो दो तरीके से इसको जो भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया है। पहला कि साला जो ये है इन्होंने टाइगर से लड़ाई की है, जीत गए हैं, तो ये ऐसे ये पता चलता है कि ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, और इसकी वजह से इन्होंने अपना जो भी एम्पायर है उसकी शुरुआत करना शुरू किया। उन्होंने अपना शुरुआत किया जो भी उनका एम्पायर है। दूसरी जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें ये बताता है क्योंकि जो टाइगर है दैट वाज अ एम्बलम ऑफ चोला जो रूलर्स थे, उनका जो एम्बलम था, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन जो था वो टाइगर था। तो इन्होंने उनको हराया था, उनकी लड़ाई हुई थी उनसे, तब से इनका जो एम्पायर जो है वो मजबूत हुआ। इनकी जो आइडेंटिटी है, जो इनकी पहचान है वो निकलकर सामने आई। इनिशियली अगर हम बात करें कि ये जो होयसाला रूलर्स हैं इनकी शुरुआत कहाँ से होती है इनके एम्पायर की, तो अब तक हम देख रहे हैं कोई भी नया एम्पायर हो इनिशियली वो या तो सबऑर्डिनेट होते हैं, या तो चीफेन होते हैं, या तो वसल्स होते हैं। तो ये भी एक तरीके से सबऑर्डिनेट रूलर्स की तरीके से रूल कर रहे थे। किसके अंडर ये सबऑर्डिनेट रूलर की तरह रूल कर रहे थे, वो थे वेस्टर्न चालुक्यास, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्यास। तो ये जो वेस्टर्न चालुक्यास थे इनके ये सबऑर्डिनेट रूलर थे। इनिशियली होयसालास वर दी
सबऑर्डिनेट टू दी वेस्टर्न चालुक्यास। लेकिन बाद में जब वेस्टर्न चालुक्यास जो थे वो बाकी उनके कॉन्टेम्प्ररी रूलर्स के साथ फाइट में बिजी हो गए, लड़ाई में बिजी हो गए, और उनकी पावर कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर होने लगी, और सेंट्रल जो एक ग्रिप होती है वो लूज होने लगी। होयसाला रूलर्स ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और कई सारे एरियाज पे अपना कब्जा जमा लिया। एक तरफ इनिशियली अगर इनके हम बात करें 10th सेंचुरी में, तो ये एक सिंपल से चीफेन हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने वेस्टर्न चालुक्यास के अंडर अपने को एक स्ट्रांग सबऑर्डिनेट रूलर की तरह स्टैब्लिश किया, और जैसे ही उन्होंने देखा कि चालुक्यास की पावर जो है वो कम हो रही है, वो दूसरे राजाओं से लड़ाई करने में बिजी हैं, तो उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, चालुक्यास के काफी सारे एरियाज पे कंट्रोल कर लिया, कर्नाटका के काफी सारे एरियाज पे कंट्रोल कर लिया, और खुद को इंडिपेंडेंट रूलर्स जो है वो घोषित कर लिया। और यहीं से एक नई डायनेस्टी हमें मिलती है जिसे हम बोलते हैं होयसाला डायनेस्टी। तो इनिशियली दीज होयसालास वर द सबऑर्डिनेट टू द वेस्टर्न चालुक्या रूलर्स। ठीक है, अब अगर बात करें तो इनके पहले ये इनके प्रीडिसेसर्स हैं। सक्सेसर्स की बात करें तो विजयनगरा एम्पायर, मतलब कि पहले वेस्टर्न चालुक्यास थे। वेस्टर्न चालुक्यास जब हार गए, इनकी पावर खत्म हुई, तो होयसाला रूलर्स का टाइम आया। फिर अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इनका रूल चलता रहेगा, क्योंकि अब तक हमने हर डायनेस्टी, हर रूलर के बारे में ये पढ़ा है, चाहे कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना हो, फिर चाहे वो मौर्य एम्पायर की बात हो या गुप्ता एम्पायर की, या फिर वो हर्षवर्धन की हो, कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना हो, हर एम्पायर का डिक्लाइन एक दिन जरूर होता है। तो ये जो होयसाला एम्पायर इनका रूल रहा है, एक बार पीक पे पहुंचा, लेकिन उसके बाद कुछ वीक रूलर्स की वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से होयसाला रूलर्स का भी डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद एक नया और काफी फेमस एम्पायर जो है वो निकल के सामने आया, जिसे हम विजयनगरा एम्पायर के नाम से जानते हैं। विजयनगरा एम्पायर। और ये एम्पायर यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हमें देखने को मिलता है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि होयसाला रूलर्स के जो प्रीडिसेसर्स थे वो थे वेस्टर्न चालुक्यास, जिनके पावर जो थी उनको कमजोर होने का फायदा उठा के होयसाला रूलर्स की रूल शुरुआत हुई है, इंडिपेंडेंट रूलर बने। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये भी हार गए, इनका भी रूल खत्म हो गया। उसके बाद जो नया एम्पायर कर्नाटका रीजन में आया वो आया विजयनगरा एम्पायर। दैट वाज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ड्यूरिंग दोज टाइम्स। अब क्या है कि अब ये समझते हैं कि इनका टाइम पीरियड जो है वो होयसाला रूलर्स का हमें कहां से कहां तक देखने को मिलता है। तो मेनली जो इनका टाइम पीरियड जहां पर इनका रूल स्टैब्लिश हुआ वो हमें देखने को मिलता है 1026 और 1343 तक। ठीक है, क्योंकि 1343 में इनके रूलर जो होते हैं उनको एक बैटल होता है, बैटल ऑफ मदुरई 1343 में, वहां पे उनको मार दिया जाता है होयसाला रूलर को, और इनकी जो टेरिटरी है वो विजयनगरा एम्पायर में मिला ली जाती है। हरिहरा और बुक्का जो भाई हैं जिन्होंने विजयनगरा एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट किया, वो इनके रूलर्स को हरा देते हैं। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग ये है आपका, ये है होयसाला रूलर्स का टाइम पीरियड। काफी टाइम तक इन्होंने, अच्छे खासे टाइम पीरियड तक इन्होंने रूल किया। अब बात करते हैं कि इनका ओरिजिन हमें कहां पे देखने को मिलता है। तो इनिशियली अगर हम बात करें ओरिजिनली इनका जो है वो मलेनाडु कहां पर है, ये आपका जो वेस्टर्न घाट्स का रीजन है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है वहां पे एक एलिवेटेड एरिया है जो जिसका नाम है मलेनाडु। तो बोला जाता है कि ओरिजिनली ये वहीं से बिलोंग करते थे, और इनको बोला जाता है दोज वर दी नेटिव्स ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका के नेटिव थे। ठीक है, कर्नाटका के नेटिव्स थे, वहां पे रहने वाले थे। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स का एक एलिवेटेड एरिया है मलेनाडु, वहां पे ये लोग रहते थे। इनिशियली ये जो थे ये चीफिन थे। ठीक है, अब इनके बारे में बात करने से पहले जरा देख लेते हैं कि इनका जो ग्रोथ है वो हमें कैसे देखने को मिलता है। हम बात करें अगर कि इनका इनिशियली देखिए ये चीफिन थे। अगर हम 10th सेंचुरी की बात करें तो ये चीफिन थे। इनकी जो शुरुआत होती है एज अ स्ट्रांग रूलर वो हमें देखने को मिलती है लगभग 12th सेंचुरी में। तो बात है ये 12th सेंचुरी की। इस समय जो वेस्टर्न चालुक्यास थे, वेस्टर्न चालुक्यास की जो लड़ाई हो रही थी वो हो रही थी कालाचूड़ीज ऑफ कल्याणीज के साथ। कालाचूड़ी रूलर्स थे, ये भी काफी फेमस रूलर रहे हैं। तो कालाचूड़ीज ऑफ कल्याणी के साथ ये जो वेस्टर्न चालुक्या रूलर्स थे दे वर बिजी इन फाइटिंग विद कालाचूड़ीज,
और ये 12th सेंचुरी का टाइम है। इसी टाइम का फायदा उठाकर, क्योंकि ये इनसे युद्ध में बिजी थे, तो सेंट्रल पावर जो थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी। यही समय है जब होयसाला जो रूलर्स हैं उन्होंने प्रेजेंट जो कर्नाटका है, ठीक है, तो जो होयसाला रूलर्स हैं इन्होंने क्या किया, एनेक्स किया। कौन सा रीजन? दे एनेक्स्ड रीजन ऑफ कर्नाटका। पूरा का पूरा रीजन तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सिग्निफिकेंट एरिया जो है वो कर्नाटका का उन्होंने अपने कंट्रोल में ले आया। साथ ही साथ कर्नाटका के साथ साथ प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो कावेरी डेल्टा का जो काफी फर्टाइल रीजन है, अब देखिए यहाँ पर काफी फर्टाइल रीजन पे इन्होंने कंट्रोल किया ताकि इनके जो प्रॉस्पेरिटी है इनके एम्पायर की वो बढ़ सके। अब कावेरी डेल्टा का जो काफी जो आपका फर्टाइल रीजन है इन्होंने उसको भी अपने कंट्रोल में ले आया। ये तो बात थी 12th सेंचुरी की। अब 13th सेंचुरी आते आते होयसाला जो डायनेस्टी है वहां पर और ज्यादा पावरफुल रूलर्स आ जाते हैं और 13th सेंचुरी में इन्होंने लगभग कर्नाटका के पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया था। तमिलनाडु के मैक्सिमम पार्ट्स पे इनका कंट्रोल था। आंध्र प्रदेश जो है, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहां पर भी इनका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। तो 13th सेंचुरी आते आते होयसाला रूलर्स का जो रूल है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मैक्सिमम होल ऑफ कर्नाटका में जो है इनका रूल हमें देखने को मिलता है। कर्नाटका के साथ साथ तमिलनाडु में भी इनका कंट्रोल देखने को मिलता है। वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में भी इनका कंट्रोल देखने को मिलता है और तेलंगाना रीजन में भी इन्होंने काफी जगह अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। तो इतने बड़े एरिया में इनका जो कंट्रोल है, एक छोटे से एरिया से शुरू होके, एक छोटा सा एक ये एरिया है वेस्टर्न घाट का, यहां से शुरू होके एक टाइम ऐसा आया जब इन्होंने कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे काफी बड़े एरिया पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। तो ये इनका पीक टाइम था। और जैसे ही 14th सेंचुरी आती है, 14th सेंचुरी में हमें इनका डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। आपको ये याद रखना है कि ये जो 11th, 12th, 13th और 14th सेंचुरी का टाइम है, नॉर्थ इंडिया में अब तक यहां पर दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो चुकी थी। बहुत सारे स्लेव डायनेस्टी हो गया, खिलजी डायनेस्टी हो गया, तो इस तरीके की काफी सारी जो डायनेस्टीज हैं वो नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो चुकी थी नॉर्थ इंडिया में, और ये जो रूलर्स हैं ये है साउथ इंडिया के रूलर्स। 14th सेंचुरी आते आते क्या है कि दिल्ली सल्तनत में 14th सेंचुरी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी का रूल आ चुका होता है और ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस रूलर। तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि साउथ इंडिया भी उनके कंट्रोल में आ जाए। इसीलिए 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी अपने एक कमांडर को भेजते हैं। वो कमांडर कई सारे हमले करते हैं और मैक्सिमम ऑफ द साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इतनी सारे लड़ाइयों के बाद ये जो होयसाला रूलर्स हैं, ये जो डायनेस्टी है, ये काफी कमजोर पड़ चुकी होती है और उसके बाद एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ मदुरई 1343 में, जहां पर होयसाले रूलर को मार दिया जाता है और वहां से होयसाला डायनेस्टी खत्म हो जाती है। एक नया एम्पायर शुरू होता है जिसको हम जानते हैं विजयनगरा एम्पायर के नाम से। तो ये है एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से जो होयसाला रूलर्स हैं उनका हमें एम्पायर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब होयसाला जो थे उनको अपने आर्किटेक्चर वर्क के लिए जाना जाता है, इसके बारे में तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात करें कि इनिशियली हमें इनकी शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है, तो जो फैमिली रिकॉर्ड है इनका लगभग देखने को मिलता है हमें 950 AD में। अब 950 AD में इनके जो एक फैमिली मेंबर है जिनका नाम है अरिकला, ये नाम से हमें एक रिकॉर्ड मिलता है और ऐसा माना जाता है कि ये उस समय चीफिन थे। कौन थे? चीफिन थे। लेकिन होयसाला डायनेस्टी began its transformation into a strong subordinate of Western Chalukya Empire during 11th century. 11th सेंचुरी में ये वेस्टर्न चालुक्या के अंदर अपने को एक स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट रूलर के रूप में स्टैब्लिश करते हैं। इनके एक बहुत ही पावरफुल रूलर है जिनकी वजह से, जिनको माना जाता है इनकी वजह से ही जो होयसाला एक डायनेस्टी के रूप में निकल के आया, वो इनकी वजह से ही निकल के आया। तो इनका नाम है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है जिनकी वजह से एक राज्य जो है वो स्टैब्लिश हुआ, एक पहचान जो मिली इनको, तो ये नाम आपको याद रखने जरूरी है। ये जो विष्णुवर्धन रूलर हैं इन्होंने काफी सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए और इनके ही मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का रिजल्ट रहा कि होयसाला अचीव्ड द स्टेटस ऑफ रियल किंगडम। होयसालास achieved the status of real kingdom।
ये चीज याद रखना है। तो फाउंडर तो थे साला, जिनकी वजह से इनका नाम पड़ा होयसाला, लेकिन एक किंगडम के रूप में जो इनकी पहचान है वो विष्णुवर्धन की वजह से आई। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, पहले होयसाला जो रूलर्स थे इनकी जो कैपिटल थी वो बेलूर थी, लेकिन 1116 में जब इनकी लड़ाई होती है चोला रूलर्स से, तो ये क्या करते हैं 1115 में जब ये जीत जाते हैं तो ये शिफ्ट करते हैं अपनी कैपिटल, शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम बेलूर टू हालेबिद। तो ये जो हालेबिद कैपिटल है ये काफी फेमस है कैपिटल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आर्किटेक्चरल डिजाइन्स जो है, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है होयसाला के पीरियड का, होयसाला एम्पायर्स का, वो हमें यहीं पर देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज होयसालेश्वरा टेम्पल। अब इसके बाद क्या है कि इनकी जो कैपिटल है वो अब शिफ्ट हो चुकी होती है। अब ये जो विष्णुवर्धन है, इनके जो सन है वो बहुत ही ज्यादा वीक रूलर्स होते हैं। विष्णुवर्धन वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर बट हिज सन वॉज अ वीक रूलर। और विष्णुवर्धन ने जितने भी अच्छे काम किए, जितनी भी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लाया, इनके सन की वजह से वो टेरिटरीज भी चली गई। बट विष्णुवर्धन का सपना कि एक हमारा जो साम्राज्य होना चाहिए, होयसाला जो एम्पायर होना चाहिए, वो बहुत ही ग्रैंड होना चाहिए, तो इनका विष्णुवर्धन का जो सपना है वो पूरा करते हैं उनके ग्रैंड सन। ग्रैंड सन वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर और इनके ग्रैंड सन का नाम था बल्लाल सेकेंड, जिन्हें वीर बल्लाल सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो बल्लाल सेकेंड है, ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग ऑफ होयसाला डायनेस्टी। अब इन्होंने क्या क्या किया, he defeated Pandyas, he also defeated Chola rulers, और इसकी वजह से इनको एक टाइटल मिला, वो टाइटल है चोला राज्य प्रतिष्ठाचार्य। ठीक है, काफी लंबा टाइटल है ये, चोला राज्य प्रतिष्ठाचार्य, या इनको दक्षिण चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता था। अब समझ लीजिए कि काफी पावरफुल रूलर थे, क्योंकि इनको चक्रवर्ती टाइटल जो है इन्होंने लिया था, तो इनको दक्षिण साउथ का चक्रवर्ती रूलर जो है वो इनको माना जाता था। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, आज इंडिया की एक सिटी है जो काफी फेमस आईटी हब है, आप अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, दैट इज बैंगलोर। बैंगलोर इज द आईटी हब ऑफ इंडिया। और इसी बैंगलोर जो सिटी है, इसकी शुरुआत, ये बैंगलोर सिटी का जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये बैंगलोर सिटी किसने बनाई थी, बल्लाल सेकंड ने बनाई थी। तो ही क्रिएटेड अ सिटी, ही बिल्ट अ सिटी दैट इज बैंगलोर, जो कि आज के टाइम पे हमारे इंडिया का मेन सेंटर है आईटी हब का। ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन और है, अब तक विष्णुवर्धन के टाइम पे भी विष्णुवर्धन ने एक पहचान जरूर दिला दी थी होयसाला डायनेस्टी को, लेकिन अभी भी वो एज अ सबऑर्डिनेट रूलर्स की तरह ही काम करते थे, उनकी सबऑर्डिनेट रूलर की तरह ही रूल करते थे। वेस्टर्न चालुक्यास के कंट्रोल से अभी भी ये बाहर नहीं हुए थे। लेकिन ये जो बल्लाल सेकेंड है, ही फ्रीड होयसालास फ्रॉम सबऑर्डिनेशन। ठीक है, इन्होंने सबऑर्डिनेशन से फ्री किया, यानी कि इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम जो है उसको स्टैब्लिश किया। तो ये मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें बल्लाल सेकेंड के देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये लगभग आपका ये 1187 से लेके ये 1193 का टाइम पीरियड जो है वो हमें देखने को मिलता है। अभी क्या है कि 14th सेंचुरी में, इसके बाद फिर रूलर्स रहते हैं, वो उसको कंटिन्यू करते हैं शासन को, कुछ ज्यादा स्पेशल चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। अब सीधा हम बात करते हैं 14th सेंचुरी की। 14th सेंचुरी में देयर वर मेजर पॉलिटिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द डेक्कन रीजन इन अर्ली 14th century when a significant area of North India were under Muslim rule. Alauddin Khilji, the Sultan of Delhi, was determined to bring South India under his domain, and इसी वजह से he sent his commander, जिनका नाम था मलिक काफूर, on the southern expedition. He plundered देवगिरी, और वहां के जो भी रूलर्स थे उनको उन्होंने सबजुगेट किया 1318 में। Even he attacked
The capital of Hoysala rulers Halebidu 2 times in 1311 and 1327. तो अर्ली 14th सेंचुरी में वी सी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, और इस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी वॉज द रूलर। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द रूलर। अब इनका जो डिटर्मिनेशन था वो ये था कि ये चाहते थे साउथ इंडिया भी इनके कंट्रोल में आ जाए। ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस रूलर। तो ही सेंट हिज कमांडर, जिनका नाम था मलिक काफूर, फॉर सदर्न एक्सपेडिशन। मलिक काफूर आए और इन्होंने साउथ इंडिया के काफी सारे रूलर्स को सब्जुगेट किया। इनिशियली इन्होंने देवगिरी जो है उसको सब्जुगेट किया, उसको प्लंडर किया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ठीक है। ही अटैक्ड ट्वाइस द कैपिटल ऑफ होयसाला, दैट इज हालेबिडु। कब कब? 1311 एडी एंड 1327 एडी। इस टाइम पीरियड में 2 अटैक हुए हैं होयसाला की जो कैपिटल है उस पे। लेकिन होयसाला इतना स्ट्रांग रूलर्स के कंट्रोल में था कि इट रेजिस्टेड द अटैक्स ऑफ मलिक काफूर। उन्होंने रेजिस्ट किया उसके, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था इस समय साउथ इंडिया में बहुत सारे हमले जो है, बहुत सारी जो बैटल्स हैं वो हो रही थी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। वो सभी राजाओं को हमला कर रहा था और उनको अपने कंट्रोल में ले रहा था। इसका अगर एक एग्जांपल बताएं तो 1336 में जो सुल्तान था, सुल्तान हैड कॉन्कर्ड पांड्याज ऑफ मदुरई, ककातियाज ऑफ वारंगल एंड द किंगडम ऑफ कामपिल्ली। मतलब साउथ इंडिया के जितने भी उस समय के रूलर्स थे, जो अच्छे पावरफुल रूलर्स थे, सारे रूलर्स को उन्होंने कॉन्कर किया, उनको हरा दिया। तो सुल्तान हैड कॉन्कर्ड, किनको किनको हराया इन्होंने? पांड्याज ऑफ मदुरई, देन ककातियाज ऑफ वारंगल, ककातिया रूलर्स थे उनको भी हरा दिया इन्होंने, ककातियाज ऑफ वारंगल, एंड द किंगडम ऑफ कामपिल्ली, किंगडम ऑफ कामपिल्ली। अब तक भी होयसाला जो रूलर्स थे, होयसाला रूलर्स वर द ओनली हिंदू एम्पायर हु रेजिस्टेड द इन्वेडिंग आर्मीज। होयसाला जो थे दे रेजिस्टेड द इन्वेजन, उन्होंने इन्वेजन को रेजिस्ट किया। यानी कि अभी भी होयसाला जो एक एम्पायर था अभी भी वो डिक्लाइन नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। काफी सारे इनके ऊपर अटैक्स जरूर हुए, इनकी पावर कम जरूर हुई, लेकिन अभी भी इनकी जो आइडेंटिटी थी वो मेंटेन थी। इन्होंने रेजिस्ट किया जितने भी इन्वेजन्स हुए। लेकिन वही बात है कि कितनी भी मजबूत इमारत क्यों ना हो, अगर लगातार उस पर हमले किए जाएंगे तो कभी ना कभी वो गिर जाएगी। तो यही होता है होयसाला रूलर्स के लिए। अभी ये टाइम पीरियड है आपका 1343 एडी का। इस टाइम पीरियड पे एक लड़ाई होती है जिसको हम बैटल ऑफ मदुरई के नाम से जानते हैं। इस बैटल ऑफ मदुरई में ये जो होयसाला के रूलर हैं जिनका नाम है वीर बल्लाल थर्ड, वो वीर बल्लाल सेकेंड थे, ये हैं वीर बल्लाल थर्ड। ही वॉज किल्ड, और यहीं से होयसाला डायनेस्टी की कहानी होती है खत्म। जो इनका टेरिटरीज थी, टेरिटरीज वर मर्ज्ड with areas administered by हरिहरा। हरिहरा और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगरा एम्पायर की शुरुआत की थी। तो हरिहरा के अंडर में, हरिहरा 1 जो थे उनके अंडर में जो भी एरिया था उस एरिया में होयसाला रूलर्स की टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया। और यही हरिहरा का जो ये एरिया, जो एडमिनिस्ट्रेड एरिया था, इन्हीं का एरिया बाद में एक बहुत बड़े एम्पायर के नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं विजयनगरा एम्पायर। तो यहां से होयसाला एम्पायर की कहानी जो होती है वो होती है खत्म। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके लिए जानने जरूरी थे, दैट आई हैव कवर्ड।
बाकी की डिटेल्स आप बुक में अगर आपको मिलता है बुक में पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं तो वहां पे पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड अ गाइडेंस टू यू। अगर बात करें कि होयसाला रूलर्स की इकोनॉमी का क्या सीन था, किस तरीके से उनके जो इकोनॉमी थी वो चलती थी, क्योंकि वो अग्रेरियन रीजन था, मोस्ट फर्टाइल रीजन था, तो अग्रेरियन रेवेन्यू पे इनकी इकोनॉमी जो थी वो डिपेंड थी। साथ ही साथ वो टैक्स कलेक्ट करते थे, इरिगेशन जो भी सिस्टम होते थे, इरिगेशन सिस्टम पे टैक्स लगाते थे। इरिगेशन सिस्टम फॉर एग्जांपल कि आपके टैंक्स हुए या रिजर्वायर्स हुए, ठीक है, वेल्स हुए, जिनको मेंटेन कौन करता था? विलेज, लोकल जो विलेजर्स थे वो इन इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन करते थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। इस पे टैक्स लगाया जाता था राजा के द्वारा और वो उस टैक्स से इनकी इकोनॉमी जो थी वो चलती थी। तीसरा जो सबसे बड़ा इनका इकोनॉमी का एक कंट्रीब्यूशन में देखने को मिलता है कि कहां पर इकोनॉमी डिपेंडेंट थी, दैट वाज द फॉरेस्ट। अब ये जो इनका एरिया था, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थे इनके यहाँ, तो अभी फॉरेस्ट जो थे, दोज फॉरेस्ट वर हार्वेस्टेड फॉर रिच वुड, तो हार्वेस्टेड फॉर रिच वुड, जैसे कि आपके टीक के पेड़ हुए, ठीक है, इसके लिए इनका हार्वेस्ट किए जाते थे फॉरेस्ट, और इससे भी इनको काफी सारा इनकम जो थी वो इनको मिलती थी। जो भी विलेज असेंबली थी दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग गवर्नमेंट लैंड टैक्सेस, तो विलेज असेंबली was responsible for collecting government land taxes, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो इससे रिलेटेड थी। तो यहां से होयसाला रूलर्स के बारे में डिस्कशन जो होता है वो होता है खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस सीरीज से रिलेटेड वो रहेगा आपका हम बात करेंगे कि अरब कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था उसकी बात करेंगे। तो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की बात करेंगे, अलबरूनी की बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक अब हम बात करने वाले हैं इसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसी पे होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आपके जो भी फीडबैक है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दीजिए, उससे पता चलता है कि आपको लेक्चर जो है वो कैसा लगा है, ठीक है। तो यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।